Hello and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on chapter number 3, air compressor. And in this video lecture, we are going to learn about multi-stage air compressor. So in this video lecture, we are going to learn about what is multi-stage air compressor and why it is required. The learning outcome for this video lecture is after completion of this video lecture, the learner will be able to explain the working of multi-stage air compressor with need sketch. तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और व्हाई वी नीड मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। पर उसके पहले हम लोग देखेंगे पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो पीओ पीएसओ मैपिंग के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पीओ वन मैप होता है। उसके बाद पीओ वन क्यों मैप हुआ है? क्योंकि पीओ वन इज द बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने के हमारा बेसिक नॉलेज एनहांस होने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी हैव मैप्ड पीओ वन। उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज दैट इज पीओ टू यहाँ पर मैप हो रहा है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक है। तो इसीलिए पीओ टू मैप किया गया है। उसके बाद आता है पीओ थ्री। पीओ थ्री होगा कि एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सो दैट्स व्हाई पीओ थ्री भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद हमने मैप किया पीओ फोर, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो है बेसिक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो कंप्रेसर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इंजीनियरिंग की बहुत सारी टर्म्स में यूजफुल होता है। तो इसीलिए पीओ फोर भी हम लोगों ने मैप किया हुआ है। उसके बाद आता है पीओ एट, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो आपको इंडिविजुअली एंड टीम में कैसे काम करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए पीओ एट मैप किया हुआ है। देन पीओ नाइन यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया, दैट इज कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो लेक्चर को देखकर आपके कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो सकते हैं। सो दैट्स वाई पीओ नाइन हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद हमने मैप किया पीओ टेन, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होगा कि ये जो कंप्रेसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं, दैट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर करियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड। देन पीएसओ टू और पीएसओ थ्री को हम लोगों ने मैप किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि पीएसओ टू है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और पीएसओ थ्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये थी पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन क्या होता है। मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन क्या होगा? इन अ मल्टी स्टेज एयर कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर। हम लोगों ने सिंगल सिलेंडर एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था। तो यहां पर क्या हो रहा है? मल्टी स्टेज। मल्टी यानी दो या उससे ज्यादा। जब इंजन जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो अगर सिंगल सिलेंडर में हो रही है तो उसको सिंगल स्टेज कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन वही प्रोसेस अगर आप दो या तीन स्टेजेस में कर रहे हैं देन इट इज नोन एज मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्या होगा? तो वो देखते हैं कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर इज यूज्ड इन प्लेस वेयर हाई प्रेशर ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे एयर कंप्रेस करनी है तो आपके कंप्रेसर का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर साइज कंप्रेसर का बढ़ते जा रहा है तो उसी के साथ साथ आपका जो वर्क डन है, कंप्रेसर के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड, वो भी बढ़ते जाता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो आपका वर्क डन है उसको कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ
कॉम्प्रेशन की बात की थी हम लोगों ने कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन क्या होता है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन क्या होता है, पॉलीट्रोपिक कॉम्प्रेशन क्या होता है। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग कॉम्प्रेशन का जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वन एक बार जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, और अगर आपको 20 बार तक कॉम्प्रेस करना है तो आपको सिंगल सिलेंडर में 1:20 का रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। यानी जो एयर आप सक कर रहे हो उसका वॉल्यूम 20 टाइम्स आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो कॉम्प्रेसर है उसका जो साइज है वो बहुत बढ़ जाता है। पर अगर आप उसको 2 स्टेज में कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा हमको कि आप एक पहले लोअर प्रेशर सिलेंडर लोगे, एक सिलेंडर में उस एयर को 1 to 10 तक कंप्रेस करोगे, और 10 बार का जो आउटपुट निकलेगा पहले सिलेंडर से उसको हम लोग सप्लाई करेंगे सेकेंड सिलेंडर में, और वो उसका इनपुट हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा उसको 10 बार को और ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो आपको क्या होगा कि सिंगल सिलेंडर के साइज सेम रहेंगे या थोड़ा सा छोटा रहेगा, उसमें जो पावर रिक्वायर्ड है वो दोनों को कम हो जाएगा। तो पावर रिक्वायर्ड टू रन दी कंप्रेसर विल रिड्यूस। तो ये भी एक फायदा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है लो प्रेशर सिलेंडर। लो प्रेशर सिलेंडर को क्या होगा, सॉरी, और दूसरा होता है हाई प्रेशर सिलेंडर। नाउ क्या क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर एंड इंटरकूलर एंड अ हाई प्रेशर सिलेंडर। इंटरकूलर के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 2 सिलेंडर है, लो प्रेशर सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर। ये दोनों जो सिलेंडर होते हैं वो एक ही क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। यानी एक ही प्राइम मूवर, एक ही इंजन या एक ही इलेक्ट्रिक मोटर दोनों सिलेंडर को रन करती है। एक ही क्रैंकशाफ्ट होता है जिसपे दो सिलेंडर माउंट होते हैं, 2 पिस्टन अटैच्ड होते हैं। तो एक ही आपका मोटर दोनों सिलेंडर को पावर सप्लाई करेगा। सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 बार पर इंसर्ट की जाएंगी लो प्रेशर सिलेंडर में, और ये लो प्रेशर सिलेंडर में उसका प्रेशर बढ़ेगा यानी एयर कॉम्प्रेस होंगी। अब ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है दैट विल बी द इनपुट टू द हाई प्रेशर सिलेंडर। हाई प्रेशर सिलेंडर को ये इनपुट मिलेगा, और हाई प्रेशर सिलेंडर क्या करेगा, उस एयर को फिर से कॉम्प्रेस करेगा टू द हाई प्रेशर, और फिर वहां से आपको मिलेगा आउटपुट, एंड दैट high compressed air will be supplied to reservoir. So this is the basic working of multi-stage compressor. यहां पर आपको 2 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 स्टेज एयर कॉम्प्रेसर। यहाँ पे 2 स्टेज है एयर कॉम्प्रेसर के, so that's why 2 स्टेज एयर कॉम्प्रेसर। Similarly 3 स्टेज or a 4 स्टेज compression can also be achieved by your requirement। पर यहां मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमने बेसिक लॉ पढ़ा था कि व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, एंड दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि हाई प्रेशर गैस हो या एयर हो उसको कॉम्प्रेस अगर आपको करना है तो इट रिक्वायर्ड मोर वर्क। यानी हाई प्रेशर गैस को कंप्रेस करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो क्या किया जाए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब लो प्रेशर से आउटपुट आएगा, अब ये गैस तो कंप्रेस हुई है तो एयर कंप्रेस होने की वजह से एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है उसको हमको कम करना है। तो इसीलिए ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में, यानी जो आपका लो प्रेशर का आउटपुट है वो हाई प्रेशर का इनपुट है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरकूलर। और ये इंटरकूलर का काम क्या है, इसका काम है कि जो लो प्रेशर सिलेंडर से एयर आ रही है जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके टेम्परेचर को कम करना। तो इंटरकूलर एक तरह से क्या होता है,
इंटरकूलर है एक हीट एक्सचेंजर, जो करता क्या है कि एयर की जो लो प्रेशर से सिलेंडर से एयर आई है, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपकी जो टेम्परेचर है एयर का वो कम हो जाए और कम टेम्परेचर वाली एयर हाई प्रेशर सिलेंडर में सप्लाई की जा सके। इससे क्या होगा कि हाई प्रेशर सिलेंडर को रन करने के लिए जो पावर की जरूरत पड़ रही है वो भी कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर सिलेंडर को भी सेम पावर की जरूरत पड़ेगी, इससे आपका जो कंप्रेसर का वर्क डन है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। So this is about the multi-stage compressor. आपने ये मार्केट में देखा होगा, आपके घर के आसपास देखा होगा। ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर है। ये आपने आपके घर के आसपास में कहीं पर भी देखा होगा, या जब भी आप आपकी गाड़ी में टायर में हवा भराते हैं तब ये इक्विपमेंट आपको दिखाई देगा। अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो अभी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो ये है रिजर्वायर। मैंने बोला था पिछले वीडियो लेक्चर में भी, इस वाले वीडियो लेक्चर में भी, कि अगर यू आर यूजिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर देन अ स्टोरेज टैंक या एयर रिजर्वायर इज मस्ट। यहाँ पे दूसरा है एक मोटर। ये मोटर है जो इस कंप्रेसर को चला रही है। ये यहाँ पे इतना जो इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर इक्विपमेंट विच इज नथिंग बट दी एयर कंप्रेसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इनलेट आ रहा है, ये फिल्टर लगा हुआ है, एयर से फिल्टर आएगा, एयर फिल्टर होके लो प्रेशर सिलेंडर में जाएंगे एंड देन दैट एयर विल बी सप्लाइड टू सेकेंड सिलेंडर। और यहाँ ये बीच में जो दिखाई दे रहा है इक्विपमेंट, दिस इज नथिंग बट दी इंटरकूलर। ये लो प्रेशर सिलेंडर, ये हाई प्रेशर सिलेंडर, एंड दिस वन इज इंटरकूलर। So in this way, this multi-stage air compressor work. So I hope you have understand the working of multi-stage air compressor. तो आगे देखते हैं मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस के बारे में। तो मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन का सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो है सेविंग इन वर्क इनपुट। तो अगर आप सेम कैपेसिटी का सेम प्रेशर रेशो के लिए अगर सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर को मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर के साथ कंपेयर अगर करेंगे, तो मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर में नियर अबाउट 30 to 40% का जो वर्क इनपुट है टू रन द कंप्रेसर वो कम लगता है। यानी उतना 30 to 40% का वर्क इनपुट बचता है, सेव होता है। दूसरा, इट इज बेटर बैलेंस्ड। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप सेम कैपेसिटी का सिंगल स्टेज कंप्रेसर बनाओगे तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो उसको क्रैंकशाफ्ट का साइज बढ़ेगा, सिलेंडर का साइज बढ़ेगा, और उसको चलाने के लिए जो पावर लगेगा, जो मोटर लगेंगी, वो भी ज्यादा लगेगा। तो उसको कम करने के लिए आप मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करते हो। और मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स जब होते हैं तो बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि एट अ टाइम एक स्ट्रोक में सक्शन होते रहता है तो दूसरे में कंप्रेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंसिंग होती है। नेक्स्ट इज नो लीकेज एंड बेटर लुब्रिकेशन। तो जितना छोटा कंप्रेसर रहेगा उतने ज्यादा लीकेजेस के प्रॉब्लम कम होंगे एंड लुब्रिकेशन अच्छा होगा। देन मोर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर होते हैं उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमेशा बेटर होती है, अच्छी होती है, एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके कंप्रेसर की। नेक्स्ट होगा हाई प्रेशर डिलीवरी प्रेशर आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि सिंगल स्टेज में जो डिलीवरी प्रेशर होता है, जो फाइनल डिलीवरी प्रेशर है, वो एक लिमिट तक ही पॉसिबल होता है, पर यहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर अचीव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इट इज मोर सिंपल कंस्ट्रक्शन देन एलपी सिलेंडर। तो जो आपका लो प्रेशर सिलेंडर रहेगा वो आपको
सिंपल बनाना है, ज्यादा मटेरियल यूज नहीं करना है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी अ सिंपल. सो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस. और एक ओवरऑल एडवांटेज अगर आप बात करें तो ओवरऑल साइज जो होता है कंप्रेसर का वो रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर. सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन. आगे देखते हैं इंटरकूलिंग के बारे में. तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंटरकूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग कॉम्प्रेस्ड एयर बिफोर एंटरिंग एचपी सिलेंडर यानी हाई प्रेशर सिलेंडर. तो जब एयर लो प्रेशर सिलेंडर से बाहर आती है तो क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. और जब प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो ये अगर हाई टेम्परेचर एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो जो वर्क इनपुट होगा, जो वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू कोल्ड एयर. तो हम लोग क्या करते हैं कि एचपी सिलेंडर में उस एयर को सप्लाई करने से पहले उसको ठंडा करते हैं. ठंडा करना यानी हीट को एक्सचेंज करना है. तो हीट को आप कैसे ठंडा कर सकते हो, आप आइदर वाटर कूलिंग कर सकते हो या फिर एयर कूलिंग कर सकते हैं. तो आप वाटर सप्लाई करके उस एयर का टेम्परेचर कम कर सकते हो या फिर एयर से उस हीट को एक्सचेंज करते हैं. तो इंटरकूलर जो होता है, जो डिवाइस है जिसको यूज करते हैं इंटरकूलिंग के लिए, तो इंटरकूलर इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर. तो एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है. तो वहां पे एक हॉट फ्लूइड है. हॉट फ्लूइड कौन सा है, हमारा कॉम्प्रेस्ड एयर. और कोल्ड फ्लूइड आप वाटर यूज कर सकते हो या फिर एयर यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकूलिंग. नाउ इंटरकूलिंग यूज करने से क्या होगा कि जब आप ठंडी एयर को एचपी में प्रोवाइड करेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर में, तो उसका जो पावर रिक्वायरमेंट है टू रन दैट कंप्रेसर, कंप्रेशन करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है, लग रही है, वो कम हो जाएंगी. एंड दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इंक्रीजेस. एक और चीज होती है कि अगर आपने टेम्परेचर इंटरकूलिंग में, अगर आपने जो एचपी को एयर सप्लाई कर रहे हो उसका टेम्परेचर आपने एलपीजी को यानी लो प्रेशर सिलेंडर में जब एयर सप्लाई की थी उस टेम्परेचर के बराबर ला लिया, यानी परफेक्ट इंटरकूलिंग, यानी आपने उसका जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतना टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया, so that process is known as perfect intercooling. तो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं ये अचीव करने की कि दोनों सिलेंडर का जो इनपुट रहे वो सेम टेम्परेचर पे हो. एंड अगर ऐसा कर लिया सो दैट विल बी द परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड वी कैन सेव लॉट मच वर्क which is required to supply to run the compressor. So this is all about intercooling. आने वाली स्लाइड में हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर प्रोसेस और साथ ही साथ इंटरकूलिंग, परफेक्ट इंटरकूलिंग को कंपेयर करके देखेंगे. तो इंटरकूलिंग एंड मल्टी स्टेज इज द प्रोसेस टू सेव द वर्क इनपुट टू दी कंप्रेसर. तो उसको बचाने का है हमको, और बचाना कैसे है, तो हम लोग मल्टी स्टेज से बचा सकते हैं, इंटरकूलिंग से बचा सकते हैं. कैसे और कितना बच सकता है ये हम लोग पीवी डायग्राम की मदद से आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे. सो इस स्लाइड में हम लोग पीवी डायग्राम देख रहे हैं टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का. नाउ दिस नंबर ऑफ स्टेजेस कैन बी मोर और दी लेस ऑल्सो. तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ स्टेजेस के बारे में. सो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले तो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ये डायग्राम है. सबसे पहले देखिए रेफरेंस हमारे पास डायग्राम है. दिस इज द प्रोसेस. यहाँ पे ये इनटेक प्रेशर है जिसको हम P1 बोल सकते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA भी बोल सकते हैं या PS से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं यानी सक्शन प्रेशर. सो इनटेक प्रेशर, यहाँ से ये प्रोसेस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज दी प्रोसेस. और ये कौन सी प्रोसेस है, सक्शन प्रोसेस. उसके बाद यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से एक प्रोसेस दिखाई दे रही है. दिस प्रोसेस
is a reference process and this process is known as isothermal compression. क्यों? क्योंकि isothermal compression is the only process in which we are having least amount of work done required. यानी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो सबसे कम वर्क डन लगता है। तो सबसे कम वर्क डन कहां लगेगा? आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में जब हम लोग वर्क सप्लाई कर रहे हैं तो सबसे कम वर्क डन लगने वाला है। उसके बाद यहां से आउटपुट चालू होता है यानी डिलीवरी मिलने वाली है, तो डिलीवरी प्रेशर होगा। तो दिस इज दी पीडी, डिलीवरी प्रेशर। नाउ यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है वो दो स्टेज में हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे दो स्टेज दिखाई दे रही है। तो देखिए ये सिंगल स्टेज, ये दूसरी स्टेज। तो ये लो प्रेशर सिलेंडर है और ये है हाई प्रेशर सिलेंडर। तो प्रोसेस कैसे काम करेगी कि आप लो प्रेशर में पहले एयर को सप्लाई करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, फिर दैट इनपुट इज सप्लाइड टू दी हाई प्रेशर सिलेंडर एंड देन इट विल बी कंप्रेस्ड इन हाई प्रेशर सिलेंडर एंड देन फाइनली डिलीवरी प्रेशर। पर यहां पर हमको चेक करना है कि ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया दे रहा है वो है बेसिक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में हीट इनपुट कम लगता है, पर एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है? एक्चुअल प्रोसेस में हमको एडियाबेटिक या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अचीव करनी है। अब एडियाबेटिक में तो वर्क इनपुट सबसे ज्यादा होता है, हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? पीवी टू द पावर एन इक्वल्स टू सी, यानी ये इक्वेशन लिखा है, मतलब कौन सी प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर आप बिना इंटरकूलिंग के आप नंबर ऑफ स्टेजेस में अगर कंप्रेशन करते हो तो क्या होगा? ये वर्क डन जो है वो इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी अगर आपने बिना इंटरकूलिंग के ये प्रोसेस परफॉर्म की तो दो स्टेज में प्रोसेस तो परफॉर्म हो जाएगी, पर देयर विल बी नो सेविंग ऑफ वर्क, वर्क बचने वाला है क्या? नहीं। पर अगर आपने परफेक्ट इंटरकूलिंग की तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ये जो हैचिंग लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग दिस परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग अगर आपने किया है तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है कि आप नियर अबाउट 20 to 30% का वर्क डन सेव कर सकते हो किसी भी मल्टी स्टेज कंप्रेसर में। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आपको टू स्टेज में दिखाई दे रहा है। यू कैन गो फॉर नंबर ऑफ प्रोसेस, थ्री स्टेज कंप्रेसर, फोर स्टेज कंप्रेसर ऑल्सो। So this is all about the PV diagram of टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। डायग्राम ध्यान से देखिए, विंटर कूलिंग के बिना कितना वर्क लग रहा है, विदाउट परफेक्ट इंटरकूलिंग अगर आपने सप्लाई की है तो कितना वर्क डन लगने वाला है, सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Now in the end let's learn about what are the basic methods of energy saving। अब बेसिकली क्या है, कॉम्प्रेसर बहुत जगह पर यूज होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस भी है, पर कॉम्प्रेशन का जब भी नाम आता है तो इट इज बेसिकली अ पावर हंग्री डिवाइस। यानी ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा पावर इनपुट लगता है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, एयर कंडीशनर होगा, इस सब में जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसकी वजह से इन सारे इक्विपमेंट्स का बिल ज्यादा आता है, क्योंकि दैट इज अ पावर हंग्री डिवाइस। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अगर कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसमें जो पावर सप्लाई है वो कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन यूज करो, पर टेक्निकली इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग आइसोथर्मल कंप्रेशन के नजदीक जा सकते हैं। यानी जब आप एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हो। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो हम लोग कितनी चीजें, कितनी तरीके यूज कर सकते हैं, दैट थिंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में क्या करना है आपको,
कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, जो फॉर्मूला होता है पीवी टू द पावर एन इक्वल्स टू सी, उसमें जो एन है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, उसकी वैल्यू जितना कम करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा वो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल के नजदीक जाएंगी और उतना वर्क डन हमको कम लगेगा। तो क्या कर सकते हैं कि आप टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट मेंटेन कर पाए या उसके नजदीक भी पहुंच सके, तो इसके लिए कुछ मेथड्स यूजफुल होती है। तो देखते हो क्या क्या मेथड्स हो सकती है। तो वर्क डन क्या करना है हमको, कंप्रेसर का रिड्यूस करना है। तो टू रिड्यूस द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर, सबसे पहला क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग कोल्ड वाटर इनटू सिलेंडर ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन हो रहा है तब सिलेंडर के अंदर में आप कोल्ड वाटर को स्प्रे कर सकते हो, और जब कोल्ड वाटर स्प्रे करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो ठंडा होगा, एयर ठंडी होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो सकता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग कूलिंग जैकेट्स। तो जो आपके सिलेंडर्स होते हैं उसके चारों तरफ आप कूलिंग जैकेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर से वाटर फ्लो होते रहेगा, और ये जो वाटर फ्लो होगा उसके वजह से आपके कंप्रेसर का टेम्परेचर कम करने में मदद मिलेगी। और तीसरी जो मेथड है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी वो होती है मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर। तो आप मल्टी स्टेज कर रहे हो कंप्रेसर को, साथ में इंटरकूलर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी एक मेथड है कंप्रेसर का वर्क डन रिड्यूस करने की या कंप्रेसर में एनर्जी को सेव करने की, ये मेथड्स होती है। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है मल्टी स्टेज कंप्रेसर और एनर्जी सेविंग की मेथड्स। And finally, the summary of this video lecture. So, in this video lecture, what we have learned? We have learned about how we can describe the working of multi-stage compressor. और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है, we can list the methods of energy saving इन कंप्रेसर। तो कंप्रेसर की एनर्जी सेविंग की मेथड्स क्या क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, उसका पीवी और पीवी डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ करना है, ये इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। आखिरी में देख लेते हैं वापस से पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो पीओ पीएसओ मैपिंग में हमने क्या क्या मैप किया था, हमारा पीओ1 यानी बेसिक नॉलेज एनहांस हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट कौन से होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। दूसरा, हमने डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट है इसीलिए हमारा डिसिप्लिन नॉलेज भी एनहांस हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, वो भी यहाँ से इंप्रूव होता है। पीओ4 मैप होता है दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है तो आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज पीओ8, 9 और 10 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क हमारा एनहांस होगा। आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, आप टीम में रह के इसके परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होगा, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कंप्रेसर की वर्किंग किसी को भी, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है दिस विल बी यूजफुल थ्रू आउट अवर लाइफ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। एंड देन लास्ट हमने पीओ2 और पीओ3 को भी मैप किया है। तो पीओ2 और पीओ3 में क्या आएगा, पीओ2 जो रहेगा दैट इज द मैपिंग ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स को भी हम लोगों ने यहां पर मैप किया था। So this is all about the multi-stage compressor. In the next video lecture, we are going to learn about the performance, how we can calculate the performance of a compressor. So till then, keep learning. Thank you.